हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैलेडिन इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है वेव्स। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स जो है उनको देखेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, देन जो साउंड वेव्स हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि व्हाट इज अ वेव। तो वेव्स जो है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं एज एनी फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कोई भी जो डिस्टर्बेंस है उसको हम वेव बोलेंगे। यहाँ पर अगर हम एक कॉमन सी एग्जांपल लें से कि कोई पॉन्ड है और पॉन्ड के अंदर वाटर है, आपने क्या किया, एक पत्थर जो है उस पॉन्ड के अंदर जो है फेंका पानी में। तो आप देखते हो कि वहां पर जो है कुछ रिपल्स जो है इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर आप जो है जो पत्थर है उसको जो है थ्रो कर रहे हो, और ये जो रिपल्स हैं ये एक्चुअली वेव्स ही हैं। और जैसा ही आपने से कि यहाँ पर अगर पत्थर फेंका है तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डिस्टरबेंस काज हुई, उस डिस्टरबेंस की वजह से ये वेव्स या रिपल्स जो है वो क्रिएट हुए हैं। तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेव। तो आगे जो है हम इसको जैसे जैसे देखेंगे तो आप जो है बेटर उसको थोड़ा समझ सकोगे। तो वेव्स जो है इसको हम मेनली दो कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। वन आर दी मैकेनिकल वेव्स एंड अदर वन आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये दो कैटेगरीज जो हैं इनमें हम जो है ब्रॉडली वेव्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। हालांकि एक और कैटेगरी भी है, दैट इज मैटर वेव्स। मैटर वेव्स में हम ऐसी वेव्स की बात करते हैं जो कि एसोसिएट होती हैं कुछ मूविंग पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ। बट मेनली ये दो टाइप्स हैं, इनको जो है आप याद रखें, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्या होती हैं मैकेनिकल वेव्स? तो मैकेनिकल वेव्स जो है हम ऐसी वेव्स को बोलते हैं that require a medium for their propagation, that require a medium to travel, यानी ऐसी वेव्स जिनको मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। तो इनको कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मीडियम जैसे कि अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो वो मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल आ जाती है, बिकॉज उनको जो है मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो मीडियम जो है सॉलिड हो, लिक्विड हो या एयर हो, गैस हो। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे डोंट रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, दे डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इनको जो है ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, एंड दे कैन इवन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो ये जो है ट्रैवल कर सकती हैं इन वैक्यूम। वैक्यूम का क्या मतलब हो गया, यानी खाली जगह जहां पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इवन जो एयर है वो भी वहां पर एब्सेंट है। तो ऐसी जगह को हम वैक्यूम बोलते हैं, जो बिल्कुल खाली हो, जहां पर कुछ भी इवन एयर वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं वैक्यूम में भी, बट जो मैकेनिकल वेव्स हैं दे कांट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये जो है वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, बट दे रिक्वायर अ मीडियम। अब यहाँ पर जो है जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको आगे हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर भी जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन उनकी मूवमेंट कैसी है, दो टाइप्स वेव की आ जाती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, जिसकी अभी हम बात करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें एग्जाम्पल जो है याद रख सकते हो लाइट की, कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिकॉज इसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जबकि मैकेनिकल वेव्स जो है इसके अंदर जो है हमारे पास साउंड वेव जो है उसकी जो है एग्जाम्पल आ जाती है। ये दो एग्जाम्पल की हमने बात की बिकॉज ये हमें सिलेबस में दिया हुआ है JKSSP का, जो कि हमने थोड़ा डिटेल में देखना है। तो अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमने कहा कि दो टाइप्स की वेव्स आ जाती हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज, हमने कहा ट्रांसवर्स वेव्स, और जो सेकंड टाइप है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। तो जो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन कि जो पार्टिकल्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी से के, हमने फॉर्म की बात की, जैसे अगर आप साउंड की ही बात करें तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसका रीजन क्या है, एज वी नो कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जब वाइब्रेशन हुआ तो उससे क्या होगा, से अगर साउंड जो है वो एयर के अंदर ट्रैवल कर रही है तो एयर क्या करेगी, से कि ये एयर के कुछ पार्टिकल्स हैं, तो उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है इसमें कुछ डिस्टरबेंस काज हुई, क्योंकि वेव क्या है, डिस्टरबेंस है, और साउंड जो है वो भी एज अ वेव ट्रैवल करती है। तो ये यहाँ पर क्या होगा
कि वाइब्रेशन की वजह से डिस्टरबेंस काज हुई, से कि एयर का कोई पार्टिकल है उसके अंदर, तो ये जो पार्टिकल है ये क्या करेगा, ये अपनी जगह से थोड़ा सा मूव होगा और जो इसके साथ में से कि ये नेक्स्ट पार्टिकल है इसको आकर के क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का मारेगा, आप ये कह लीजिए, यानी एक डिस्टरबेंस ही काज कर रहा है। तो वापस ये पार्टिकल अपनी जगह आ जाएगा इसको पुश करके। देन ये वाला जो पार्टिकल है नेक्स्ट वाले पार्टिकल को जो है दोबारा से जो है डिस्टरबेंस उसमें क्रिएट करेगा। तो इसी तरह से जो है जो ये वेव है ये पूरी आगे प्रोपोगेट करेगी थ्रू डिफरेंट पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हम ये देखें अगर कि ये जो डायरेक्शन था, जो जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही थी और जो ये डायरेक्शन था हमारे पास जिसमें आपके ये जो पार्टिकल थे एयर के ये मूव कर रहे थे, वो कैसा था। तो उसी बेस के ऊपर हम जो है दो तरह की जो वेव्स हैं उनकी बात करते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और अगर यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो जो वेव का डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि जो वेव्स का डायरेक्शन है मूवमेंट का वो इस तरह से है, ये डायरेक्शन है मूवमेंट किसकी, जो वेव मूव कर रही है। और जो ये पार्टिकल हमने कहा इसमें क्या हो रहा था मूवमेंट, तो ये पार्टिकल भी जो है किस तरह से मूव कर रहे थे, इसी तरह से, यानी जो इसका डायरेक्शन था वो और जो हमारी वेव का डायरेक्शन है से ये वेव का डायरेक्शन है और ये जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन कैसे है, पैरेलल। तो ऐसी वेव्स जहां पर वेव और जो आपके पार्टिकल हैं उसकी जो मूवमेंट है उसका डायरेक्शन जो है कैसा हो, पैरेलल हो, बराबर हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी जो यहाँ पर वेव है वो इस तरह से मूव कर रही है, डायरेक्शन ये है, और जो पार्टिकल्स हैं एयर के पार्टिकल्स हैं से ये जो इनकी मूवमेंट का डायरेक्शन है, क्योंकि जो डिस्टरबेंस या काज होगी या जो वेव जो है वो यहाँ पर मूव करेगी वो थ्रू दीज पार्टिकल्स ही करेगी। तो ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे मूव करेंगे, ये इस तरह से मूव करेंगे, यानी आगे वाली डायरेक्शन, ये आकर के इसको जो है यहाँ पर से के कुछ फोर्स लगाएगा और ये वाला इसको डिस्टर्ब करेगा, ये वाला दिन नेक्स्ट वाले को डिस्टर्ब करेगा। तो जो मूवमेंट है यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स की, वो भी और वेव की जो डायरेक्शन है उसकी, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ पर आप याद रख सकते हो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है साउंड वेव की, उसके अलावा जो सुनामी है, और उसके अलावा जो ऑसिलेशन होती है स्प्रिंग की, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, तो आप वहां से भी एग्जांपल जो है ले सकते हो। उसके अलावा जो सिस्मिक वेव्स होती हैं इनके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। सिस्मिक वेव्स जो हैं ये होती हैं वो वेव्स जो अर्थक्वेक जब होता है तब प्रोड्यूस होती हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं सिस्मिक वेव्स की, तो यहाँ पर आप याद रखें सिस्मिक एस वेव्स, सिस्मिक एस वेव्स, बिकॉज जो पी वेव्स हैं वो जो है ट्रांसवर्स होती हैं। तो यहाँ पर आप ये भी थोड़ा सा याद रखें, ये कुछ वेव्स हैं जिनका आप जो है वो याद रख सकते हो, थोड़ी सी एग्जांपल्स। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की, तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो डायरेक्शन है पार्टिकल्स का और जो वेव का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये जो वेव है उसका डायरेक्शन है इस तरह से, ये वेव का डायरेक्शन है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल का जो डायरेक्शन है और अगर वेव का अगर आप डायरेक्शन देखो, ये एक दूसरे के कैसा हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इस तरह से मूव करेगा, या अप डाउन आप कह लीजिए, इस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं हालांकि उनका जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो इस तरह से है, बट जो हमारे पास जो वेव है उसका डायरेक्शन इस तरह से है, तो मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो याद रखोगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो एक तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी से जो लाइट है, लाइट की एग्जांपल आ जाएगी यहाँ पर। लाइट, जो लाइट वेव है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। उसके अलावा जो कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास रेडियो वेव्स आ जाएंगी, रेडियो वेव्स आ गई। देन हमने कहा था कि जो सिस्मिक वेव्स हैं, एस टाइप यहाँ पर था, तो सिस्मिक वेव्स में जो पी टाइप है सिस्मिक वेव की वो भी ट्रांसवर्स वेव में आ जाएगी, वो भी आप जो है ध्यान रखें। और उसके अलावा यहाँ पर जो हीट हो गया, या हमारे पास जो बाकी ये टीवी या मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट वगैरह हो गया, या उसके अलावा जो गामा रेडिएशंस वगैरह होती हैं, और इवन जो एक्सरेज हैं, वो सभी जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल के अंदर जो है आ जाएंगी। तो ये तो हमने थोड़ा सा देख लिया कि ट्रांसवर्स और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो क्या होती हैं। अब जो है हम जो वेव्स हैं डिफरेंट उनके बारे में
कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, या जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स के, उनके बारे में हम जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक जो है वेव जो है ड्रा कर लेता हूँ थोड़ा रफली, देन हम डिफरेंट जो फीचर्स हैं या कह लीजिए कि जो कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू वेव्स, उनके बारे में जो है यहाँ पर बात करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रफली ही ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एक वेव को देखें तो आपको जो है यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो उसके रिलेटेड हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया है आपका, जो एक आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको पीक दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। कुछ टर्म्स हैं, अभी और चीज़ें देखेंगे तो ये हो जाएगा क्लियर। देन ये वाला जो आपको लो वाली पीक दिखेगी, इसको बोला जाता है ट्रफ। अगर हम क्योंकि साउंड वेव जो है हमें वो थोड़ा डिटेल में भी है, अगर उसकी हम बात करें तो एज वी नो कि साउंड जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मीडियम चाहिए कोई ट्रैवल करने के लिए तो ये एक मैकेनिकल वेव भी है। तो अगर हम साउंड की बात करें तो जब साउंड जो है एयर के अंदर ट्रैवल करती है, तो हमने ऑलरेडी कहा कि वेव क्या है, डिस्टरबेंस है। तो जैसा ही एयर के पार्टिकल जो है उसमें आकर के डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट की जाएगी, तो होता क्या है कि जो पार्टिकल जब मूव करते हैं एयर के, तो उसकी वजह से दो तरह की जो आप कह सकते हैं रीजन हैं वो क्रिएट होते हैं। एक रीजन जो है वो थोड़ा हाई प्रेशर का होता है, जहां पर एयर के पार्टिकल जो है वो काफी आप कह सकते हैं एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो वहां पर एक हाई प्रेशर वाला एरिया बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन जिसको हम सी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो कंप्रेशन, ये आप सिंपल टर्म जो है इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लें कि जब यहाँ पर साउंड वेव ट्रेवल करती है तो एयर के जो पार्टिकल हैं उसमें जब डिस्टरबेंस काज हो रही है, तो उसकी वजह से दो एरिया बन जाते हैं, दो रीजन्स जो है वो डेवलप कर जाते हैं एयर के अंदर। एक वो जहाँ पर एयर का जो आप कह सकते हो कि जो एयर की डेंसिटी या एयर का प्रेशर जो है वो हाई है, और उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और दूसरा रीजन जहाँ जो एयर का प्रेशर है वो जो है कम होता है और एयर की डेंसिटी भी वहां पर कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो ये दो एरिया बन जाते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन जो है हाई डेंसिटी रीजन एंड रेयरफेक्शन इज द लो डेंसिटी रीजन। तो जब इसको हम वेव के अंदर जो है बताते हैं तो वो उसको हम ये वाला जो एरिया है ये होता है हमारा कंप्रेशन वाला विच इज हाई डेंसिटी रीजन, और ये वाला जो एरिया है जो हम यहाँ पर दिखाते हैं ये होता है रेयरफेक्शन, दैट इज लो डेंसिटी रीजन। इसी को हम क्रेस्ट और ट्रफ भी बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है वेव के अंदर जो है दिखाया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि एक जो आपका कंप्रेशन है उससे लेकर के जो ये हमारा रेयरफेक्शन है, इसके बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। यानी कि आप ये कहें कि ये वाला आपका जो रीजन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है दिस इज वेवलेंथ। यानी आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस, क्योंकि आपका ये जो है एक कंप्रेशन है, देन दूसरा कंप्रेशन यहाँ पर होगा, देन दिस इज अगेन रेयरफेक्शन। तो एक कंप्रेशन से दूसरे तक का एरिया, या एक रेयरफेक्शन से आप कह सकते हो कि दूसरे रेयरफेक्शन तक का जो आपका एरिया है उसी को आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ। तो दिस इज वेवलेंथ। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है वेव का, दैट इज वेवलेंथ। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, या कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। एक तो ये हो गया कि वेवलेंथ क्या है। दूसरा आप ये याद रखें कि जो ये वेवलेंथ है इसको हम एक ग्रीक लेटर है दैट इज लैम्डा, उससे जो है डिनोट करते हैं इस तरह से। ये लैम्डा है, LAMBDA, लैम्डा इसको पढ़ा जाता है। तो ये जो है सिंबल है वेवलेंथ का। और दूसरा आपने याद रखना है इसकी SI यूनिट। तो जो SI यूनिट है वेवलेंथ की वो है मीटर। तो इट इज मीटर, SI यूनिट सिंपल मीटर है। तो ये आपने जो है थोड़ा याद रखना है। तो ये तो हो गया पहली चीज जो हमने पढ़ी, वेवलेंथ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है हमारे पास वेव का, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया कि कितनी वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुई एक सेकंड के अंदर। तो आप जो है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। तो हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि फ्रीक्वेंसी को हमने जो है डिफाइन किया कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। आप इसको इस तरह से भी जो है डिफाइन कर सकते हो कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब वाइब्रेशन, इसको अगर हम साउंड वेव्स के हिसाब से देखें तो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से।
जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को जो है उसको जो है हिट किया एंड देन वो वाइब्रेट कर रहा है। अगर हम देखें कि 1 सेकंड के अंदर जो वाइब्रेशन है वो कितनी हुई, कितनी बार उसने वाइब्रेट किया है, तो हम बोलेंगे ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। मान लो अगर उसने 10 टाइम्स जो है वाइब्रेट किया तो हम बोलेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 10 है। इसी तरह से अगर से कि उसने 100 टाइम्स 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेट किया तो हम बोलेंगे इसकी 100 है फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है हर्ट्ज, जिसको हम HZ के साथ जो है डिनोट करते हैं। इट इज हर्ट्ज, जिसको हम HZ के साथ डिनोट करते हैं, जो सिंबल है। तो ये भी आपको जो है याद होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का। दूसरा अब ये आ जाता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो जो है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, जो हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ है। और इसमें एक और बात आप याद रखें कि जब हम काउंट करते हैं कि कितने आपके पास कंप्रेशन या से के रेयरफैक्शन जो है एक यूनिट टाइम के अंदर थे, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी का नंबर दे देगा कि कितने कंप्रेशन या रेयरफैक्शन थे, दैट वुड गिव यू द फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम जो है एक ग्रीक लेटर है न्यू, उसके साथ जो है डिनोट करते हैं, जो कि आपको इस तरह से जो है वी की तरह जो है ऐसे डाला जाता है, इसको न्यू बोलते हैं। हाँ, आप इसको वी भी कह सकते हो, उसके साथ जो है इसको डिनोट किया जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में हो गया। देन एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है इसको आप डिफाइन करते हो कि कितना टाइम लगा एक वेव को प्रोड्यूस होने में। तो इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, आप कह सकते हो, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, या आप कह सकते हो एक वाइब्रेशन जो है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। बिकॉज वन वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगी एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन, जो हमने इस तरह से जो है ड्रा किया था। ये तो यहाँ पर हमने कहा था कि से कि ये वाला जो एरिया है दिस इज आपका कंप्रेशन, ये है रेयरफैक्शन। तो ये इतना जो आपका से के एरिया है जहां पर एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन आ रहा है, दिस इज एक्चुअली वन वाइब्रेशन। ये आपकी वन वाइब्रेशन है, या आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी आप इसको कह सकते हो। तो ये जो है कितना टाइम जो है इसको लगा है एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को कंप्लीट होने में, या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो हमने जैसा कि अभी कहा कि फ्रीक्वेंसी जो है उस पे इसका जो है ये डिपेंड कर रहा है। तो जो आपका टाइम पीरियड है वो भी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है उसका इनवर्स हो जाएगा ये। तो ये आप याद रखें। इसी तरह से अगर आप फ्रीक्वेंसी का देखो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम टेकन भी हम लिख सकते हैं। टाइम टेकन का टाइम जो है उसका इनवर्स हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कैरेक्टर वेव का, दैट इज एम्पलीट्यूड। दैट इज एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है? तो इसको हम दोबारा से थोड़ा सा एक रफ सी डायग्राम यहाँ पर जो है मैं ड्रा कर देता हूँ वेव की, तो देखते हैं वहाँ पर हम। तो ये मैंने एक रफ सी डायग्राम ड्रा की है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है कि ये वाला जो आपका एरिया है यहाँ पर, दिस वन, ये वाला रीजन, या आप इसको कह लीजिए ये वाला रीजन, ये वाला, या ये, तो बीच में आपको ये जो हाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर आप अगर डेफिनेशन जो है उसको देखें कि डेफिनेशन आप जो है कैसे डिफाइन करोगे एम्पलीट्यूड को, तो हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड क्या है, यह है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कि जब वेव प्रोड्यूस हुई तो तब जो पार्टिकल था, क्योंकि वेव क्या है, डिस्टरबेंस, तो डिस्टरबेंस किस में हुआ होगा, पार्टिकल के अंदर। तो जब वेव प्रोड्यूस हुई तो कितना जो डिस्टरबेंस है, कितना डिस्टरबेंस है जो है वो जो है प्रोड्यूस हुआ पार्टिकल के अंदर, तो उससे क्या होगा, जितना डिस्टरबेंस होगा उतना ज्यादा जो पार्टिकल है वो अपनी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसीलिए जो एम्पलीट्यूड है उसको हम जो है वो डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी हुई है पार्टिकल की किसी भी मीडियम के अंदर, यानी जो पोजीशन थी उसकी। जैसे हमने कहा कि ये एयर के पार्टिकल हैं साउंड वेव की एग्जांपल में, तो ये जो पार्टिकल है इसके अंदर वाइब्रेशन की वजह से कुछ जो है डिस्टरबेंस काज हुआ, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, अपनी जगह से मूव करेगा, डिस्प्लेस होगा। अब ये जो पार्टिकल है अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और उसको वेव के अंदर जो है हम यहाँ पर जो है बताते हैं ये जो एरिया है इसकी हेल्प से। यानी कि अगर मैं यहाँ पर से के इतना दिखा रहा हूँ, ये इसका मतलब हुआ कि जो वेव लेंथ है वो सॉरी जो एम्पलीट्यूड है वो आपका थोड़ा कम था। अगर इसी की जगह जो है मैं इसको थोड़ा इतना जो है ड्रा करता यहाँ पर,
इसकी जो आप कह लीजिए कि जो हाइट है, लेंथ है, इसको अगर मैं इतना करता तो मीन्स ये वाला जो एम्पलीट्यूड है इस केस में ज़्यादा हुआ, यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले में। तो जितनी इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी, उतना जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। तो ये भी आप याद रखें। उसके अलावा जो एम्पलीट्यूड है उसकी जो एसआई यूनिट है तो वो मीटर ही है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर ही है, इसको हम मीटर्स में ही जो है वो बताते हैं। और इसके लिए जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो है ए, डिनोट करने के लिए इसका जो सिंबल है वो है ए। ए के साथ हम जो है एम्पलीट्यूड जो है इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ और बातें जो है करते हैं, बट उसको हम थोड़ा साउंड के हिसाब से जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि साउंड जो है वो सिलेबस में जो है थोड़ा दिया हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल में देखना है। तो यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड वेव्स की। तो यहाँ पर हम जो है जो साउंड वेव है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कुछ तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेव्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, जिसमें हमने जो है वेवलेंथ की बात की, एम्पलीट्यूड की बात की, देन हमने जो है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की, और उसके अलावा टाइम पीरियड, ये कुछ चीज़ें हमने जो है वहाँ पर डिस्कस की हैं। अब कुछ और कैरेक्टर्स हैं साउंड के, तो हम इसमें वेव्स नहीं हम बोलेंगे, अब कैरेक्टर्स ऑफ साउंड, क्योंकि वेव्स के कैरेक्टर हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टर्स ऑफ साउंड, तो साउंड के कैरेक्टर की अगर बात करें तो एक तो हमारे पास आ जाता है लाउडनेस। लाउडनेस ये एक साउंड का कैरेक्टर है। लाउडनेस तो आप जानते हो क्या है, बट जो आपने याद रखना है वो ये रखना है कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। जो अभी हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा जो है आपका एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा लाउडनेस होगी। तो अगर मैं यहाँ पर से कि एक वेव जो है ड्रा कर रहा हूँ ये वाली, और दूसरी मैंने यहाँ पर ड्रा की ये वाली, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा जो लाउड है कौन सी होगी, तो ये वाली लाउड होगी ज्यादा, क्योंकि इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये वाला जो आपका साउंड वेव है ये ज्यादा लाउड होगा। एक तो ये याद रखना है यहाँ। दूसरा, आप यहाँ पर जो ऐसा यूनिट है, सॉरी जो आपकी यूनिट है जिसमें हम मेयर करते हैं लाउडनेस को, वो याद रखेंगे। तो जो आपकी लाउडनेस है उसको हम मेयर करते हैं डेसिबल्स के अंदर। तो ये है यूनिट साउंड की, जिसको हम डी बी के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी। और जो यूनिट है इसकी जिसमें हम इसको मेयर करते हैं वो आ गई डेसिबल। उसके अलावा जो सेंसिटिविटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है लाउडनेस का थोड़ा सा, कि कितना हमारे जो एयर्स हैं वो सेंसिटिव हैं उसके, वो चीज़ भी आ जाती है। तो एक तो हमने कहा कि लाउडनेस है। दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं पिच की। जो आवाज़ है उसकी पिच कैसी है, पिच, या फिर आप इसको कह सकते हो शार्पनेस। आवाज़ जो है वो कितनी शार्प है। जैसे अगर आप देखो जो बच्चे होते हैं उनकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा शार्प होती है, मतलब उनकी पिच जो है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू जो एडल्ट हैं, उनकी जो आवाज़ है उसमें शार्पनेस कम होती है, मतलब उनकी पिच जो है वो कम है। ऐसे ही अगर आप मेन और वीमेन की भी बात करो तो जो वीमेन हैं उनके केस में आपको जो है हाई पिच देखने को मिलती है, बिकॉज़ उनकी आवाज़ में जो है शार्पनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेन। तो ये भी आप याद रखें, बच्चों की पिच जो है या वीमेन की वो हाइयर होती है। तो पिच जो है या जो शार्पनेस है साउंड की, अब ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है, तो ये जो है ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या था। तो हमने कहा था कि कितने वाइब्रेशंस जो हैं 1 सेकंड के अंदर हो रहे हैं उसको हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी है आवाज़ की, तो वो जो है बताएगा आवाज़ की पिच कैसी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आवाज़ की पिच जो है वो भी क्या होगी, हाई होगी। या अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज़ की जो शार्पनेस है, पिच है, वो भी क्या होगा, कम होगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम यूनिट्स की बात कर चुके हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट हर्ट्ज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जो ह्यूमन है, अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो वो जो आवाज़ है जो सुन सकता है वो एक रेंज के अंदर है, एक फ्रीक्वेंसी का रेंज है जो हम कहते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है, जिसको हम बोलते हैं दिस इज दी ऑडिबल रेंज। ये जो है एक ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमंस। यानी अगर आवाज़ 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो वो हमें सुनाई नहीं देगी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इससे हमें कम या ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, इसको हम जो है ऑडिबल रेंज बोलते हैं। हालांकि जो
कुछ एनिमल्स हैं वो जो है सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी। इवन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी क्या होता है कि इवन जो छोटे बच्चे होते हैं 1-3 साल तक के, उनकी जो पावर है, कैपेसिटी है, ऑडिबल रेंज है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इवन 22,000 या 25 तक भी होता है, बट एक नॉर्मल रेंज जो है वो इतना ही है। इवन कुछ बाकी एनिमल्स जैसे कि अगर आप डॉग्स की बात करो तो वो 50,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं। तो अ, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर कुछ और भी बात करें जैसे कि बैट्स हैं, तो वो भी जो है काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। डॉल्फिन है तो वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी का जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पर 2 और टर्म्स भी आ जाती हैं, उनको भी आप याद रखें। एक तो ये कि अगर आवाज़ जो है 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक अगर जो 20 हर्ट्ज है उससे कम है साउंड, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो ये 2 टर्म्स आप याद रखें, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रा और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक। तो जैसा हमने कहा कि अल्ट्रासोनिक जो आवाज़ है उसका यूज़ जो है, जैसे हमने कहा डॉग्स जो है वो सुन सकते हैं, उसके बाद हमने कहा बैट्स हैं या डॉल्फिन वगैरह जो हैं वो सुन सकते हैं। इवन वो बैट्स और डॉल्फिन जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ भी करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। आपने जो है थोड़ा-सा ये सुना भी होगा कि जो बैट्स हैं वो अल्ट्रासोनिक जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ट्रैवल करती है जाकर के, जैसा ही वो अपने किसी प्रेडेटर को हिट करके वापस आएगी तो वो काउंट कर लेते हैं कि वो कितना जो है डिस्टेंस के ऊपर होगा, साइज़ क्या होगा, वो सभी चीज़ें जो है जो है उसको वो जो है मेज़र कर सकते हैं, तो सेंस कर सकते हैं। तो ये एक यूज़ है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। उसके अलावा भी जो सोनिक वेव्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, जो आपने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड, जहाँ पर इन्हीं वेव्स का यूज़ करके हम इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको जो है वो देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो है इसमें भी कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे कि आप एक याद रखें व्हेल्स, जो व्हेल्स होती हैं ये जो है इंफ्रासोनिक वेव्स जो है इसको जो है वो सुन सकती हैं। और जो राइनोसरस वगैरह है वो भी इसको जो है सुन सकता है। इवन 5 हर्ट्ज तक जो है वो राइनोसोरस जो है वो प्रोड्यूस भी करता है ये वाली वेव्स। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट थे, उनको आप जो है थोड़ा-सा यहाँ पर याद रखें। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है साउंड का हमारे पास टिम्बर, या फिर इसे क्वालिटी भी कहा जाता है। सो टिम्बर जो है ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में। जो दो सेम अगर फ्रीक्वेंसी की साउंड है हमारे पास या दो सेम इंटेंसिटी की साउंड है तो उसको हम टिम्बर की हेल्प से जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप सिंपल ये याद रखोगे कि इट हेल्प टू डिफरेंशिएट साउंड ऑफ टू सेम फ्रीक्वेंसीज या इंटेंसिटी। अगर सेम इंटेंसिटी की साउंड है या सेम उनकी फ्रीक्वेंसी है तो उनको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम इसी कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से जो है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक दो और जो है टर्म आ जाती हैं, वन इज़ टोन। तो टोन जो है हम बोलते हैं ऐसी साउंड को जिसकी जो है सिंगल फ्रीक्वेंसी हो। तो इसको आप सिंपल कहोगे साउंड जिसकी क्या हो, विद सिंगल फ्रीक्वेंसी। अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल है तो उसको हम बोलते हैं टोन। एक और यहाँ पर टर्म आ जाती है नोट। नोट जो है ये जो है अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऐसी साउंड जिसकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हो, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है, या आप सिंपली ये कह सकते हो कि ऐसी साउंड जो कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो मिल करके बनाए, उसको आप बोलते हो नोट। और अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की ही साउंड है तो उसको आप बोलते हो टोन। तो ये दो वर्ड्स हैं, इनको भी आप जो है याद रखें। उसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने कहा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो टर्म है इट इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू लाउडनेस। तो जैसे हमने कहा कि लाउडनेस की बात की थी, तो इंटेंसिटी जो है मोर और लेस सेम चीज़ ही है। हालांकि इसकी जो एसआई यूनिट है वो आप याद रख सकते हो। जो एसआई यूनिट है इंटेंसिटी की वो है वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये आप याद रख सकते हो। हाँ, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो अभी हमने डिस्कस किए, जैसे कि लाउडनेस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, देन टिम्बर हो गया और पिच जो है। आपने ये याद रखना है कि जैसे हमने कहा कि जो साउंड की लाउडनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, दैट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड है। इसी तरह हमने कहा जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये वाली कुछ चीज़ें और एसआई यूनिट्स हो गया, वो सभी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा जो है
नॉइस का भी आप एक पॉइंट है कि जो साउंड जो है 80 डेसिबल से अबो हो तो उसको हम नॉइस कंसीडर करते हैं। वैसे तो एनी अनप्लेजेंट साउंड दैट इज कॉल्ड एज नॉइस। अब जो है यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। वन इज इको। इको जो है ये हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड को। रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। साउंड जो है वो भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, जैसे अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पढ़े हैं लाइट के, तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। जब आवाज़ से ये कोई आपका सरफेस है, इसके ऊपर जब आकर के जो है साउंड वेव पड़ेगी तो वो यहाँ से वापस जो है रिफ्लेक्ट करके दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। अब जो ये रिफ्लेक्शन हो रही है इसी के लिए हम इको टर्म यूज़ करें। अब जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पर या इको है, उसके लिए दो कंडीशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए दो कंडीशंस जो है यहाँ पर जो है ज़रूरी हैं। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है साउंड का, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगी, से अगर यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो होना चाहिए 17.2 मीटर। अब इसका क्या रीज़न है ये पूरा थोड़ा सा है, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप फैक्चुअल चीज़ें ये याद रखें कि मिनिमम डिस्टेंस ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्शन या इको। तो इतना डिस्टेंस जो है वो होना ही चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि कितना टाइम, जो टाइम है बिटवीन आपका जो साउंड को रिफ्लेक्ट होने का और प्रोड्यूस होने का, तो मिनिमम जो टाइम इंटरवल है उसके बीच में वो होना चाहिए 0.1 सेकंड का। तो ये दो कंडीशंस हैं, मतलब क्योंकि जो साउंड की सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन में जो है 0.1 सेकंड तक जो है रहती है, तो इसलिए जो रिफ्लेक्शन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हुई, यानी यहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस हुई और वापस रिफ्लेक्ट होकर के आई, उसके बीच में एटलीस्ट 0.1 सेकंड का जो है टाइम इंटरवल जो है वो होना चाहिए। तो बस ये दो पॉइंट हैं इको में, एक तो होता क्या है, दूसरा मिनिमम डिस्टेंस और टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। ये दो कंडीशन बस इतना आप याद रखें, दैट इज इनफ। उसके बाद एक और यहाँ पर जो टर्म आ जाती है दैट इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन इसको आप सिंपल याद रखें, दिस इज परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल। किसी हॉल वगैरह के अंदर जो है अगर आप देखो तो साउंड जो है काफ़ी देर तक जो है गूंजती रहती है। उसका रीज़न है रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कि बार बार जो साउंड है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, साउंड काफ़ी देर तक जो है परसिस्ट करती है, और उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। तो ये सिंपल सा आप बस याद रखें। उसके बाद यहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक की बात कर चुके हैं। देन हमारे पास यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक कह लीजिए यहाँ पर, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट, अगर मान लो कहीं साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जो सुनने वाला है, ऑब्जर्वर है, उन दोनों के बीच में से देयर इज रिलेटिव मोशन, कोई चीज़ जो है मूव कर रही है और साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसा होगा कि जो ऑब्जर्वर है उसको उस मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से क्या होगा कि जो साउंड उसको सुनाई दे रही है, उसकी साउंड की जो पिच है या उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर उसको कुछ वेरिएशंस जो है देखने को मिलेंगे। तो उसको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन इन, आप कह सकते हो जो पिच है साउंड की या जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, उसमें कुछ वेरिएशंस जो है, कुछ चेंजेस जो है सुनने वाले को जो है वो कुछ ऑब्जर्व होगा उस मोशन की वजह से, और उसी फिनोमेना को हम जो है डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। या सिंपली आप इसको यही कह सकते हो कि ये डॉपलर इफेक्ट इज सिंपली क्या, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है इसी को हम डॉपलर इफेक्ट जो है बोल देते हैं। और यहाँ पर जो ये डॉपलर इफेक्ट है, या जिसको हमने कहा कि वेरिएशन है जो फ्रीक्वेंसी के अंदर, जो चेंज है फ्रीक्वेंसी के अंदर, ये डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन जो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पर जो है सुनने वाला है, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है, तो उसी की वजह से ऐसा होता है। और ये मोशन मतलब कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कि कहीं पर, जैसे हमने अभी कहा कि मान लो कोई गाड़ी है वो चल रही है, वो मोशन प्रोड्यूस कर रही है, और सुनने वाला चाहे एक ही जगह के ऊपर खड़ा है बट उसको कुछ चेंज आएगी फ्रीक्वेंसी के अंदर। या ऐसा हो सकता है कि जो सुनने वाला है वो चल रहा है, वो मोशन के अंदर है, और जो सोर्स है जहाँ से आवाज़ आ रही है वो जो है एक ही जगह के ऊपर है, या दोनों जो है वो मूविंग भी हो सकते हैं। तो ये सभी कंडीशंस हो सकती हैं डॉपलर इफेक्ट के लिए।
यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक दो पॉइंट सिस्मिक वेव्स के भी देख लेते हैं। सिस्मिक वेव्स एज यू नो ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक जो है उसका रीज़न एज यू नो इससे कि ये आपकी सरफेस है अर्थ का, और ये अर्थ का इंटीरियर आ गया, और जो यहाँ पर से कि प्लेट टेक्टोनिक हैं, एज वी नो कि जो अर्थक्वेक है वो प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैं जब वो आपस में कोलाइड करती हैं या ब्रश अप करती हैं तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। तो अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट हुआ, और यहाँ पर जहाँ पर अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और अगर हम इसी पॉइंट से बिल्कुल ऊपर आ जाएं अर्थ के ऊपर, तो ये तो ज़मीन के अंदर था, अगर बिल्कुल सरफेस के ऊपर देखें तो इसको बोला जाता है एपी सेंटर। तो दिस इज एपी सेंटर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम देखते हैं कि जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है तो इस यहाँ से इस तरह से जो है कुछ वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं। इन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं क्या, सिस्मिक वेव्स। और इन वेव्स को जो है मेयर करने के लिए जो है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्मोग्राफ, जो इन वेव्स को जो है रिकॉर्ड करता है एक ग्राफ पेपर के ऊपर। ऐसे अगर अर्थक्वेक को मेयर करने की हम बात करें कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी, तो उसके लिए तो हम रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर आप ये पॉइंट भी जो है याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये भी है कि जब अर्थक्वेक अगर जो ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं दैट इज़ सिस्मिक वेव्स, तो क्या होता है कि इन सिस्मिक वेव्स से, यानी आप ये कह लीजिए कि बिफोर दीज सिस्मिक वेव्स दे हिट सम रीजन, क्या होता है कि जो रेडॉन गैस है वो इंक्रीज कर जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर इन वेव से जस्ट पहले, रेडॉन RADON। तो ये एक पॉइंट भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। हाँ, दूसरा जो है अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, जैसा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टार्टिंग में जो है बात की थी कि ये ऐसी वेव्स हैं जिनको जो है ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जिसमें जो है हमारे पास लाइट की एग्जांपल जो है आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है जितना अगर आपने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर देखा हो तो उसके अंदर जो जितनी भी आप वेव्स है, जैसे उसके अंदर जो है हम बात करते हैं जो आपकी गामा रेज हैं, उसके अलावा जो आपकी एक्स रेज आ जाती हैं, देन जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ जाती हैं, देन हमारा जो विजिबल रेज है दैट इज़ जो हमारी इंफ्रारेड वगैरह वो उसके बाद आ जाएंगे इंफ्रारेड, और उसके बाद जो माइक्रो वेव्स आ गई, देन लास्ट में हमारे पास जो है रेडियो वेव्स। तो ये सभी वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंडर ही आ जाती हैं। तो इनको भी आप जो है थोड़ा देख लें, इनके जो है थोड़े थोड़े यूजेस, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, इनका क्या यूज़ है। एक्स रेज तो आपको पता है फ्रैक्चर वगैरह है, अगर कोई कहीं बोन के अंदर या बोन का स्ट्रक्चर वगैरह में कुछ देखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स रेज का, या बॉडी के अंदर स्टोन्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, और भी इसके काफ़ी जो है यूजेस हैं। इंजीनियरिंग वगैरह के भी अंदर भी गामा रेज जो है इसका यूज़ जो है फूड इंडस्ट्री में किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है डिजीज़ की, लाइक इवन कैंसर, और जो क्या बोलते हैं जो ट्यूमर है उसमें भी इसका यूज़ जो है किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में भी गामा रेज का यूज़ है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इनका यूज़ भी बैक्टीरिया या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ उनको मारने के लिए जो है किया जाता है। देन जो आपकी विजिबल, इसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद हमारे पास विजिबल रेंज आ जाता है, और उसके बाद आ जाती हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन हैं। इंफ्रारेड जो है इनका अगर हम यूज़ देखें तो एक तो वेदर फोरकास्टिंग में सोलर सेल वगैरह जो है, सोलर या बाकी जो डिवाइसेस होते हैं उनमें भी किया जाता है। और माइक्रोवेव्स जो है इसका यूज़ तो हम जो रडार वगैरह है उसके अंदर भी करते हैं, और जो हमारी रेडियो वेव्स हैं एज यू नो के ट्रांसमिटिंग वगैरह के लिए जो टीवी वेव्स हैं वो भी इसी में ही आ जाती हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं। ये पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो एक बार आप जो है देख लें कि कौन सा जो है कितनी वेव फ्रीक्वेंसी तक है, क्योंकि ये हमने फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर जो है इनको क्लासीफाई किया होता है। जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास आ जाती है जो ये गामा रेज की है इनकी, तो ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली हैं, और जो रेडियो वेव्स हैं ये सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली हैं। तो उसी बेस पे हमने इसको जो है क्लासीफाई किया हुआ है, या ये जो स्पेक्ट्रम है वो बनाया हुआ है हाईएस्ट से लेकर के लोवेस्ट तक। उसके अलावा एक और चीज़ आप याद रख सकते हो कि जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है तो उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो अगर आप वेवलेंथ देखें तो जो गामा रेज हैं उसकी जो वेव लेंथ है वो सबसे क्या होगी, लोवेस्ट होगी, और जो रेडियो वेव्स हैं उनकी जो वेव लेंथ है वो हाईएस्ट होगी। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स इनको आप देख लें। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने थोड़ा यहाँ पर देखा है। तो दैट इज़ ऑल।